नमस्कार दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों। इससे पहले हमने 6 to 10th की सभी सब्जेक्ट के बुक्स को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 11th क्लास शुरू कर रहे हैं। इतिहास सब्जेक्ट है और पहला चैप्टर है एक प्रारंभिक समाज, लेखन कला और शहरी जीवन। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। प्रारंभिक समाज। इस अनुभाग में हम प्रारंभिक समाजों से संबंधित विषय के बारे में पढ़ेंगे जो सुदूर अतीत में लाखों साल पहले मानव अस्तित्व की शुरुआत के बारे में है। आपके शिक्षक आपको बताएंगे कि सर्वप्रथम अफ्रीका में मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और पुरातत्व विज्ञान और इतिहास के इन प्रारंभिक चरणों के बारे में हड्डियों और पत्थर के औजारों के अवशेषों की सहायता से कैसे अध्ययन किया। पुरातत्व विज्ञानियों ने आरंभिक मानव के जीवन के बारे में पुनर्निर्माण करने के प्रयत्न किए हैं। उन्होंने यह जानने की कोशिश की है कि वे कैसे घरों में रहते थे और पेड़ पौधों से उत्पन्न कंदमूल बीजों को इकट्ठा करके और जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण कैसे करते थे और वे किन तरीकों से अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करते थे। आप यह भी पढ़ेंगे कि आदमी द्वारा आग और भाषा का प्रयोग कब और कैसे शुरू हुआ और अंत में आप यह देखेंगे कि आज की दुनिया में भी लोग शिकार, पेड़ पौधे से प्राप्त खाद्य सामग्रियों से अपना भरण पोषण करते हैं। क्या उनके जीवन का अध्ययन करने से अतीत के बारे में जानकारी मिल सकती है। विषय 1 में कुछ प्रारंभिक नगरों जैसे मेसोपोटामिया, वर्तमान इराक के कुछ शहरों के बारे में चर्चा की गई है। इन नगरों का विकास मंदिरों के आसपास हुआ था। ये नगर सुदूर व्यापार के केंद्र थे। पुरातात्विक साक्ष्यों यानी पुरानी बस्तियों के अवशेषों, बहुतायत से पाई जाने वाली लिखित सामग्रियों के आधार पर उस समय के भिन्न भिन्न लोगों, शिल्पियों, लिपिकों, श्रमिकों, पुरोहितों, राजा रानियों आदि के जीवन के पुनर्निर्माण का प्रयत्न किया गया है। आप यह भी देखेंगे कि इनमें से शहरों तथा कस्बों में पशुचारक समुदाय के लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते थे। एक विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि लेखन कला का विकास नहीं हुआ होता तो इन शहरों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कैसे संभव होती। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लाखों वर्षों तक जंगलों, गुफाओं अथवा काम चलाऊ घरों, आश्रमों तथा शिलाश्रयों में रहने वाले इंसानों ने आगे चलकर गांवों, शहरों में रहना कैसे शुरू किया। यह एक लंबी कहानी और ऐसी अनेक घटनाओं से जुड़ी है जो सर्वप्रथम नगरों की स्थापना से कम 5000 वर्ष पहले गठित हुई थी। अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों में से एक था धीरे धीरे खाना बदोश जिंदगी को छोड़कर खेती के लिए एक स्थान पर बस जाना जो लगभग 10,000 साल पहले शुरू हो गया था। आपके शिक्षक आपको बताएंगे खेती अपनाने से पहले लोग कैसे अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों की उपज इकट्ठी किया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने भिन्न भिन्न पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जैसे वे कहाँ उगते हैं, वे किस मौसम में फलते हैं आदि आदि। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने पौधे उगाना सीख लिया। पश्चिमी एशिया में गेहूं और जौ, मटर और कई तरह की दालों की फसलें उगाई जाती थी। कहाँ? पश्चिम एशिया। पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में ज्वार, बाजरा और धान की फसलें आसानी से उगाई जा सकती थी। कहाँ? दक्षिण पूर्वी एशिया। ज्वार बाजरा अफ्रीका में पैदा किया जाता था। उन्हीं दिनों लोगों ने भेड़, बकरी, ढोर, सुअर और गधा जैसे जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया था। तब पौधों से निकलने वाले रेशों जैसे रुई तथा पटसन और पशुओं पर उगने वाले रेशों जैसे ऊन आदि से कपड़े बुने जाने लगे थे। कुछ समय बाद आज से लगभग 5000 साल पहले ढोरों और गधों जैसे पालतू जानवरों को हलों तथा गाड़ियों से जोता जाने लगा था। इन घटनाक्रमों के फलस्वरूप और भी अनेक परिवर्तन हुए। जब लोग फसलें उगाने लगे तो उन्हें एक ही स्थान पर तब तक रहना पड़ता था जब तक कि उनकी उगाई हुई फसल पक न जाए। इसलिए एक स्थान पर बसकर रहना आम बात हो गई और इसके फलस्वरूप लोग अपने रहने के लिए अधिक स्थायी घर बनाने लगे। इसी बीच कुछ जन समुदायों ने मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया। अनाज और अन्य उपज इकट्ठी करने के लिए और नए उगाए गए अनाजों से तरह तरह के भोजन बनाने के लिए इन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। वस्तुतः खाद्य पदार्थों को अधिक स्वादिष्ट और सुपाच्य बनाने के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। साथ ही पत्थर के औजार बनाने के तरीकों में बदलाव आया। हालांकि औजार बनाने के पहले
वाले तरीके भी चालू रहे, पर कुछ औजार तथा उपकरणों को घिसाई की विशद प्रक्रिया के जरिए चिकना और पॉलिशदार बनाया जाने लगा। अनेक नए उपकरण बनाए गए, जैसे अनाज की पिसाई सफाई करने के लिए ओखली व मूसल और पत्थर की कुल्हाड़ी, कसिया और फावड़ा, जिनसे जुताई के लिए भूमि साफ की जाती थी और बीज बोने के लिए खुदाई की जाती थी। कुछ इलाकों में लोग तांबा और टीन, रांगा जैसी धातु खनिजों का उपयोग करना सीख गए। कभी कभी तांबे खनिजों को इकट्ठा करके उनके खास नीले हरे रंग की वजह से उनका इस्तेमाल किया जाता था। इससे आगे चलकर धातुओं से गहने और औजार बनाने का रास्ता खुल गया। दूरस्थ स्थानों और समुद्रों से उत्पन्न होने वाली कुछ अन्य प्रकार की चीज़ों के बारे में भी जानकारी बढ़ती जा रही थी। ये चीज़ें थी लकड़ी, पत्थर, हीरे जवाहरात, धातुएं, सीपियाँ और ऑब्सिडियन, ज्वालामुखी का पक्का जमा हुआ लावा। स्पष्टतः लोग इन चीज़ों और उनके बारे में अपनी जानकारी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे और उनका प्रसार करते रहते थे। इस प्रकार व्यापार में वृद्धि होती गई, गांव और कस्बों का विकास होता गया और लोगों का आवागमन बढ़ता गया, जिसके फलस्वरूप पुराने छोटे छोटे जन समुदाय के स्थान पर छोटे छोटे राज्य विकसित हो गए। यद्यपि ये परिवर्तन बहुत धीमी गति से हुए और इस प्रक्रिया में कई हजार वर्ष लग गए, लेकिन जब शहर स्थापित हो गए और उनका विकास होने लगा तो इन परिवर्तनों की रफ्तार भी तेज हो गई। इसके अलावा इन परिवर्तनों के दूरगामी परिणाम निकले। कुछ विद्वानों ने तो इसे क्रांति कहकर पुकारा, क्योंकि लोगों के जीवन में संभवतः इतना अधिक परिवर्तन आ गया था कि उन्हें पहचानना ही मुश्किल हो गया था। जब आप आरंभिक इतिहास में इन दो विपरीत विषयों का अन्वेषण करें तो इन निरंतरताओं और परिवर्तनों का अवश्य अवलोकन करें। यह भी याद रखें कि हमने प्रारंभिक समाजों में से कुछ को ही उदाहरण के तौर पर विस्तृत अध्ययन के लिए चुना है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के प्रारंभिक समाज थे, जैसे किसान समुदाय, पशुचारण यानी ग्वाले लोग, शिकारी संग्राहक समुदाय, नगरवासी लोग। कालक्रम 1 से आपको इस समाजों और लोगों के बारे में कुछ संकेत मिलेंगे। कालक्रम का अध्ययन कैसे करें? आप इस प्रकार कालक्रम पुस्तक के प्रत्येक अनुभाग सेक्शन में पाएंगे। प्रत्येक कालक्रम आपको विश्व इतिहास की प्रमुख प्रक्रियाओं घटनाओं के बारे में बताएगा। जब आप इन कालक्रमों का अध्ययन कर रहे हों तो ये ध्यान रखें, राजाओं के बीच लड़े गए युद्धों की अपेक्षा उन प्रक्रियाओं या घटनाओं जिनके द्वारा सामान्य स्त्रियों पुरुषों ने इतिहास को प्रभावित किया कि तिथियों को अंकित करना अधिक कठिन है। कुछ तिथियाँ किसी प्रक्रिया के प्रारंभ या उसकी परिपक्व अवस्था को दर्शाती है। इतिहासकार लगातार नए नए साक्ष्यों के आधार पर तिथियों में संशोधन कर रहे हैं या पुरानी तिथियों के निर्धारण के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यद्यपि हमने कालक्रम को सुविधा की दृष्टि से भौगोलिक आधार पर बांटा है, पर वास्तविक ऐतिहासिक विकास प्रायः इन सीमाओं के पार जाते हैं। ऐतिहासिक प्रक्रिया में काल अनुरूप प्रायः ऊपर नीचे या अतिव्यापी ओवरलैपिंग हो जाता है। मानव इतिहास की कुछ युगांतरकारी घटनाओं को ही यहाँ दिया गया है। इनकी प्रक्रियाओं का वर्णन आने वाले अध्याय में किया गया है, जिनके पृथक कालक्रम भी हैं। जहाँ पर आप स्टार देखेंगे वहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई देगा जो कि खाने में लिखी तिथि से संबंधित है। कालक्रमों में दिए गए खाली खानों का यह अर्थ नहीं है कि उस काल में कुछ भी विशेष घटित नहीं हुआ। कभी कभी यह हमें बताता है कि हमें अभी तक यह पता नहीं है कि उस काल में क्या घटित हुआ। अगले वर्ष हम दक्षिण एशिया के इतिहास और विशेष रूप से भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे। दक्षिण एशिया के बारे में दी गई तिथियां उस उपमहाद्वीप में हुए केवल कुछ विकासों को ही दर्शाती है। कालक्रम 1 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईसा पूर्व। यह कालक्रम मानव के उदय, पौधों और पशुओं के बसने की प्रक्रिया, डोमेस्टिकेशन के बारे में प्रकाश डालता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकी विकासों जैसे आग का आविष्कार, धातु के प्रयोग, हल द्वारा खेती तथा पहिया चाक के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रक्रिया में नगरों का आविर्भाव और लेखन के प्रयोग के बारे में भी बताया गया है। आपको यहाँ पर कुछ प्राचीनतम साम्राज्यों का भी उल्लेख मिलेगा, जिनकी विषय वस्तु विस्तार से कालक्रम दो में दी जाएगी। ये देखो तिथि है एक तरफ महाद्वीप दे रखे अफ्रीका, यूरोप। ये तिथियां हैं, ये महाद्वीप है अफ्रीका, यूरोप। 6 लाख वर्ष पूर्व क्या हुआ? ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म वर्तमान से 56 लाख वर्ष पूर्व, अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य मिले वर्तमान से 14 लाख वर्ष पूर्व।
फिर है इससे नेक्स्ट है 5 लाख वर्ष से 15 लाख वर्ष से पूर्व प्राज्ञ मानव होमो सैपियंस के जीवाश्म में 195,000 वर्ष वर्तमान से पूर्व अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य। ठीक है। फिर इससे नेक्स्ट है गुफा आवास चित्रकारी 27,500 गुफा आवास चित्रकारी विशेषकर फ्रांस और स्पेन में। असुर कुत्तों को पालतू बनाया गया। फिर गधे को पालतू बनाया गया। ज्वार बाजरा आदि खेती तांबे का प्रयोग 4,000 से 3,000 वर्ष पूर्व। तांबे का प्रयोग क्रीट। फिर 3,000 से 2,000 से हल द्वारा कृषि प्रथम राजवंश नगरों पिरामिडों कैलेंडर चित्रात्मक लिपि पेपाइरस का प्रलेखन मिस्र। घोड़े को पालतू बनाया गया पूर्वी यूरोप। नगरों महलों कांस्य का प्रयोग कुंभार के चाक व्यापार का विकास। फिर 1100 से 1500 में लिपि का विकास हुआ। फिर 1500 से 1400 में कांच की बोतलों का प्रयोग मिस्र में। फिर लोहा का प्रयोग कब हुआ? यह 1100 से 1000 के बीच। फिर 900 से 800 में पश्चिम एशिया के फोनिशियनों ने उत्तरी अफ्रीका में कार्थेज नगर की स्थापना की। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापार का विस्तार। फिर 800 से 700 में लोहे का प्रयोग हुआ सूडान में। प्रथम ओलंपिक खेल यूनान ने 776 ईसा पूर्व में। फिर 700 से 600 लोहे का प्रयोग मिस्र में। फिर 600 से 500 में सिक्का का प्रयोग यूनान। रोम गणराज्य की स्थापना 510 ईसा पूर्व। 500 से 400 में फारसियों का मिस्र पर आक्रमण। एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना यूनान। फिर आता है 400 से 300 मिस्र में सिकंदरिया अलेक्जेंड्रिया की स्थापना। 332 ईसा पूर्व को ज्ञान का प्रमुख केंद्र बना। मकदूनिया के सिकंदर ने मिस्र और पश्चिम एशिया के भागों को जीता। 336 से 323 ईसा पूर्व। फिर आता है एशिया, फिर दक्षिण एशिया। इसी तरह एक तरफ तिथि दे रखी है और एक तरफ उनका डिटेल दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ये आप अगर देखना चाहो तो उनको आराम से देख लो। अग्नि का प्रयोग हुआ। फिर प्रज्ञा मानव होमो सेपियंस के जीवांश में कुत्ते को पालतू बनाया गया 14,000। पश्चिम एशिया में भेड़ बकरे को पालतू बनाया गया। गेहूँ और जौ की खेती। सुअर पशु को पालतू बनाया गया। फिर कुक्कुट पालन, ज्वार बाजरा तथा अरबी खेती, फिर कपास की खेती। ठीक है। इसी तरह देखो धीरे धीरे तांबे का प्रयोग 4,000 से 3,000 पहले। फिर हल कृषि नगर 3,000 से 2,000। भैंस को पालतू बनाया गया 2,000 से 1900 में। इसी तरह अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागरीय द्वीपों की बात हो रही है। लेखन कला और शहरी जीवन। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। फरात और दजला टिग्रिस नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेश और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में यहाँ तक कि मिस्र के फराओं के साथ मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। यहाँ हम शहरी जीवन लेखन के बीच के संबंध में खोज करने का प्रयत्न करेंगे और फिर यह जानना चाहेंगे कि लेखन की सतत परंपरा से क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुए। अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को नीचे विवरण देखें सुमेर और अक्कद कहा जाता था। 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोनिया महत्वपूर्ण शहर बन गया तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईसा पूर्व से जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन यानी सुमेरी थी। धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अगदीवासी लोग यहाँ आ गए तब अगदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। अगदी भाषा सिकंदर के समय 336-323 ईसा पूर्व तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का ही
का भी प्रवेश शुरू हुआ। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी। यह आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में हुई। वहाँ एक या दो स्थलों पर जैसे उरुक और मारी में, जिन पर आगे चर्चा करेंगे, उत्खनन कार्य कई दशकों तक चलता रहा। भारत में किसी भी स्थल पर इतने लंबे अरसे तक खुदाई की कोई परियोजना नहीं चली। इन खुदाइयों के फलस्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारतों, मूर्तियों, आभूषणों, कब्रों, औजारों की मुद्राओं का ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्ययन कर सकते हैं। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य थार सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। यूरोप के यात्री और विद्वजन मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे, और जब इस क्षेत्र में पुरातत्वीय खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के अक्षरशः सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। 19वीं सदी के मध्य में मेसोपोटामिया के अतीत को खोजे जाने के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई। सन 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा ये क्या है मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी मध्य और पोटेमोस यानी नदी से मिलकर बना। इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ जाति को इंगित करता है। म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान का खर्च उठाया, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज की जानी थी जिस पर बाइबल में उल्लेखित जलप्लावन फ्लूड की कहानी का अंकन था। 1960 के दशक तक यह समझा जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियाँ अक्सर से सही नहीं है, लेकिन ये इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती है। धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीकें अधिकाधिक उन्नत और परिष्कृत होती गई। इसके अलावा भिन्न भिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाने लगा, यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन की भी परिकल्पना की जाने लगी। बाइबल की कहानियों की अक्षरशः सच्चाई को प्रमाणित करने का कार्य गौण हो गया। आगे के अनुभागों में हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे उनमें से अधिकांश इन परिवर्ती अध्ययनों पर आधारित है। बाइबल के अनुसार यह जलप्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था, किंतु परमेश्वर ने जलप्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोवा नाम के एक मनुष्य को चुना। नोवा ने एक बहुत विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया, और तब जलप्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। ऐसी एक कहानी मेसोपोटामिया परंपरागत साहित्य में भी मिलती है। इस कहानी के मुख्य पात्र को जीवशूद्र या उत्नापिष्टिम कहा जाता था। ये देखो मानचित्र है पश्चिम एशिया का। ये पश्चिम एशिया का मानचित्र है। ये देखो सिंधु नदी, ये फारस की खाड़ी है, ये अरबी रेगिस्तान, ईरान, बेबीलोन और दजला फरात नदियाँ, मारी, ये देखो भूमध्य सागर, तुर्की, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, सीरिया, लेबनान, नील नदी, अफ्रीका, मिस्र। ये दे रखा ना ट्रेंगल, ये पर्वत श्रेणियाँ हैं। देखो कितने पर्वत श्रेणियाँ हैं। मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है जो धीरे धीरे वृक्षाच्छादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैले गए। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। जहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं। यहाँ पशुपालन खेती की दुनिया में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियाँ यहाँ उगने वाली छोटी
छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करती है। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ इराक के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन। दक्षिण भाग में एक रेगिस्तान है और यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। नीचे देखेंगे, इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी, क्योंकि फरात और दजला नाम की नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रही। जब इन नदियों में बाढ़ आती है अथवा जब उनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है, तब यह उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती है। कृषि उत्पादन का प्रदेश सिंचित और जहाँ वर्षा सिंचित कृषि प्रदेश दक्षिणी सीमा पर्वतीय क्षेत्र ये दे रखे हैं। जो ये ग्रीन कलर डॉट है वो कृषि उत्पादक का क्षेत्र है, और जो ये ब्राउन दे रखा है इसे ये वर्षा का, और ये जो ट्रायंगल है पर्वतीय क्षेत्र है। देखो कृषि उत्पादकता और वर्षा सिंचित वाला। हुबर नदी, बालिक नदी, निमरूद, असूर, दजला नदी, फरान नदी, स्टेपी। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक पढ़ते हैं और इसको हम 2 या 3 पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा ये लेंथी चैप्टर है। और अगर एक में पढ़ेंगे तो पढ़ने में पढ़ तो लेंगे, लेकिन आपको रिवीजन में दिक्कत आएगा। छोटे छोटे पार्ट बनाएंगे तो आपको रिवीजन में भी आसानी रहेगी। तो जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।